नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बाबर न केवल अस्त्र शस्त्र का अपितु कलम का भी सिपाही था और इसका प्रमाण है उसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में, रिसाल-ए-उसज लिखा जिसे हम खत बाबरी के नाम से भी जानते हैं, और अनेकों कविताएं लिखी दीवान के नाम से, और ये सब लिखा मुबय्यान शैली में, और जिसे इस शैली का जनक भी माना जाता है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी पर और जानेंगे हर लिहाज से कि उसने भारत संबंधी विवरण को किस प्रकार अपने शब्दों में व्यक्त किया, ठीक वैसे जैसे एक विद्यार्थी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप फॉलो करिए मुझे अनअकैडमी पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी और इसका मूल नाम था तुजुक बाबरी, जिसे हम वाक़ियात बाबरी के नाम से भी जानते हैं। बाबर ऐसा पहला मुग़ल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चूँकि मुग़लों की भाषा फ़ारसी हुआ करती थी तो यह आवश्यकता महसूस की गई कि इसका अनुवाद कराया जाए, तो समय समय पर विभिन्न शासकों ने इसका अनुवाद कराया। जैसे बाबर ने अपने समय में सदर उस सदर शेख जैनुद्दीन ख्वाजा उर्फ जैन वफ़ाई खवाफी के द्वारा इसका अनुवाद फ़ारसी में करवाया। हुमायूं के समय जैना खां और पायंदा हसन ने इसका अनुवाद किया फ़ारसी भाषा में। अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने वाक़ियात बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किया और शाहजहाँ के समय अबू तालिब तुर्बती ने इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया, और सारे अनुवाद बाबरनामा के नाम से किए गए। अगर तुजुक बाबरी आए तो मतलब तुर्की में है, बाबरनामा आए तो मतलब फ़ारसी में है। अंग्रेज़ों ने भी अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद किया और हम देखते हैं लिडेन ए इस्किन ने फ़ारसी भाषा से, मतलब जो बाबरनामा से थी, इसका अनुवाद किया। उसके बाद एल्किंग ने बाबरनामा का अनुवाद किया, जबकि तुजुक बाबरी मतलब जो तुर्की में उसकी आत्मकथा है उससे अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद किया मिसेस बेवरीज ने मेमोइर्स ऑफ बाबर के नाम से, और ये जो है सबसे श्रेष्ठ अनुवाद माना जाता है। फ्रेंच में भी 1871 में बाबरनामा का अनुवाद किया गया। अगर हम बाबरनामा को देखें तो इसमें 1508 से 19, 20 से 25 और 29 से 30 का वर्णन नहीं मिलता है। बाकी बाबर ने अपनी समस्त लाइफ को या जीवन को इसमें इंगित किया है। ऐसा हो सकता है कि इसने लिखा हो चूँकि भ्रमण में रहा, कहीं खो गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि तूफ़ान आया हो, उड़ा ले गया हो, कुछ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बाबर ने लिखा ही ना हो। बाबर के आगमन के दौरान कोई पर्याप्त साहित्य नहीं है जो भारत की स्थिति का वर्णन करता है, तो ज़्यादातर इतिहासकार बाबरनामा पर ही निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि एल्फिंस्टन ने कहा है कि भाई बाबरनामा एशिया का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आया है। चलिए अब देख लेते हैं कि बाबर ने अपनी इस आत्मकथा में भारत के संदर्भ में क्या क्या कहा है। भूदृश्य के बारे में बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान पहली, दूसरी और तीसरी जलवायु का देश है। इसमें मध्य देश की भांति कोई चौथी जलवायु नहीं है। मतलब ये बोलता है कि भाई यहाँ गर्मी है, यहाँ सर्दी है, यहाँ बरसात है, इसके अलावा नहीं है कोई भी। इसने लिखा है कि एक बार जब आप सिंधु नदी को पार कर लेते हैं तो पेड़, पत्थर, लोग और उनके रीति रिवाज सब हिंदुस्तानी हैं या भारतीय हैं। मौसम और जलवायु के बारे में लिखा है कि बारिश में इसकी हवा बहुत ठीक है। कभी कभी दिन में 15-20 और यहाँ तक कि 25 बारिशें भी होती हैं। मूसलाधार बारिश में सभी नदियाँ एक साथ बहती हैं और वो नदियाँ भी बहती हैं जिनमें पानी नहीं था। अर्थात बरसाती नदियों की बात करता है। यह कहता है कि इसकी हवा और बारिश बहुत ठीक है, हालांकि यह नमी बनाती है और सब कुछ खराब कर देती है। ये बोलता है कि न केवल बारिश में बल्कि ठंड और गर्म मौसम में भी बहुत अच्छी हवा चलती है। सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था के बारे में बाबर उल्लेख करता है कि हिंदुस्तान के अधिकांश निवासी विधर्मी हैं और वे विधर्मी को हिंदू के नाम से पुकारते हैं, और ये हिंदू
आत्मा के आवागमन में विश्वास करते हैं। पोशाक के बारे में यह उल्लेख करता है कि हिंदुस्तान चंद लोगों का देश है। इसके लोगों की ना तो कोई अच्छी शक्ल है, ना कोई अच्छा शिष्टाचार है, ना कोई प्रतिभा, ना कोई क्षमता, कोई अच्छा घोड़ा, कोई अच्छा कुत्ता, कोई अंगूर, कस्तूरी, अच्छे फल, कोई बर्फ़ या ठंडा पानी, कोई रोटी या बाज़ारों में पका हुआ भोजन, कोई गर्म स्थान, कोई मोमबत्ती, मसाल या मोमबत्ती की छड़ें, कुछ नहीं है। वो बोलता है कि मोमबत्ती और मसाल वाले स्थानों पर हिंदू जगह जगह तेल दीपक ले जाने वाले दीपक पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये किसी ऐसे व्यक्ति की बात करता है जिसने हाथ में मसाल ली हुई हो और वो साथ में चलता हो। उल्लेख करता है कि नर ज़्यादातर लंगोट का उपयोग करते हैं और मादा केवल एक कपड़े से अपने शरीर को ढकती है। कारीगरों के विषय में उल्लेख करता है कि हिंदुस्तान में एक और अच्छी बात यह है कि इसमें हर तरह के संख्याहीन कार्यकर्ता हैं। हर तरह के काम के लिए और हर चीज़ के लिए एक निश्चित जाति है। आगरा में मेरी इमारतों पर 680 पुरुष दैनिक काम करते हैं, जबकि आगरा, सिकरी, बयाना, धौलपुर, कोइल और ग्वालियर के किलों पर 1491 कारीगर लगातार पत्थर काटते हैं। यह उल्लेख करता है कि प्रत्येक कारीगर वही काम करता है जो उसके पुरखे किया करते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए यह कहता है कि हिंदुस्तान की सुखद बात यह है कि यह एक विशाल देश है और इसमें सोने और चांदी की प्रचुरता है। उल्लेख करता है कि भूभाग काफ़ी समतल है जिस पर खेती होती है और रहट से सिंचाई होती है। यहाँ नहरें नहीं हैं। ये वही रहट है जिसे अस्मचक्र भी कहा गया है प्राचीन काल के साहित्य में। राजनीतिक स्थिति के विषय में वह उल्लेख करता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। जब मैंने भारत पर विजय की तो वहाँ 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासक स्वतंत्रतापूर्वक शासन कर रहे थे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी, गुजरात में मोहम्मद मुजफ्फर शाह द्वितीय, दक्कन में बहमनी शासक, मालवा में मोहम्मद द्वितीय, बंगाल में नुसरत शाह और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय और मेवाड़ में राणा सांगा, इन दोनों को वो सबसे शक्तिशाली बताता है। यह कहता है कि दिल्ली को संपूर्ण देश की राजधानी माना जाता है और इस पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है। इब्राहिम लोदी के विषय में यह उल्लेख करता है कि यह मित्र बनाने से अधिक शत्रु बनाने में निपुण है। मित्रों, इसके अलावा भी बाबर ने कुछ वर्णन किया है, जैसे हाथी का। वो कहता है कि एक इस प्रकार का जानवर है जिसे लोग हाथी के नाम से पुकारते हैं। बहुत विलक्षण जानवर है और कालपी देश की सीमाओं में रहता है। इसके अलावा ये हिंदुकुश पर्वत से पश्चिम की तरफ काफिरिस्तान का उल्लेख करता है कि अगर हम यहाँ हिंदुकुश पर्वत है तो इधर काफिरिस्तान है। इसके अलावा गेंडे को एक विशाल जानवर बताता है और उल्लेख करता है कि ये जो है लगभग 3 भैंसों के बराबर है और इसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि अगर खींच कर भी तीर मारा जाए तो 4 इंच से ज़्यादा नहीं घुसेगा। इस तत्काल समय के जो स्थिति को बाबर ने देखा उसका उल्लेख अपनी पुस्तक या आत्मकथा तुजु के बाबरी में किया। तुजु के बाबरी का इतिहास लेखन में विशेष महत्व है और उस स्थिति में जब समकालीन स्थिति में कोई अन्य साहित्यिक स्रोत लगभग न के बराबर हैं, परंतु इसके कुछ अपनी सीमाएं भी हैं। जैसे बाबर ने अपनी स्थिति के अनुसार जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, लिख दिया। ये तत्कालीन समय में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित नहीं था। उम्मीद है बाबरनामा या कहें तुजु के बाबरी का सारगर्भित विवरण आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।